आज हम सबसे पहले आपको यह बताएंगे कि हरियाणा पुलिस ने आखिर ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से शंभू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में पहले के मुकाबले भीड़ अब कम हो गई है और कुछ किसान इस आंदोलन को छोड़कर वापस अपने घर चले गए हैं। हरियाणा पुलिस के मुताबिक जिन किसानों ने हिंसा के दौरान पुलिस पर पथराव किया, तोड़फोड़ की और सरकारी प्रॉपर्टी को नष्ट किया और शंभू बॉर्डर पर पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स को तोड़ने की कोशिश की, उन सभी आंदोलनकारियों की पहचान करके उनकी जानकारी को केंद्रीय गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और अलग अलग देशों की एम्बेसीज के साथ शेयर किया जा रहा है और इन आंदोलनकारी किसानों के पासपोर्ट और वीजा रद्द करने की कार्रवाई की जा रही है। और बड़ी बात यह है कि जब से हरियाणा पुलिस ने कार्रवाई शुरू की है, तब से शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों की संख्या अब धीरे धीरे कम होने लगी है और इससे आप समझ सकते हैं कि हरियाणा पुलिस अब आंदोलन में हिंसा करने वाले किसानों को रोकने के लिए कैसे एक नई तरह की कानूनी कार्रवाई कर रही है। यह ठीक वैसा ही है जैसा पिछले साल कनाडा और ब्रिटेन में भारतीय दूतावासों पर हमला करने वाले खालिस्तानियों की पहचान करके भारत सरकार ने तब उनके ओसीआई कार्ड्स को रद्द करने की कार्रवाई शुरू की थी, जिससे वो भारत नहीं आ सकते थे और इसके बाद इन देशों में भारतीय दूतावासों और कॉन्सुलेट जनरल पर होने वाले हमले कम हो गए थे। और अब हरियाणा पुलिस भी किसान आंदोलन में हिंसा को रोकने के लिए आंदोलनकारी किसानों के पासपोर्ट और वीजा रद्द कर रही है, ऐसे किसान जो हिंसा में शामिल है। और बड़ी बात यह है कि इससे शंभू बॉर्डर पर पहले के मुकाबले भीड़ कम हो रही है। जो भी पंजाब से हरियाणा की तरफ जो किसान आंदोलन में जो लोग आ रहे हैं और उनमें जो उपद्रवी हैं, जो वहां पर जिन्होंने बैरिकेड तोड़े हैं या और अन्य तरीके से उपद्रव किया है, उन लोगों ने उन लोगों का हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है और उनके फोटो जो है हम लोगों ने जारी किए हैं और उन फोटो और उनके नाम और पता सारा आइडेंटिफाई करके हम लोग अपना मिनिस्ट्री ऑफ पासपोर्ट ऑफिस और एम्बेसी में हम उनके पासपोर्ट और वीजा जो रद्द करने के लिए हम अपने पूरी कार्रवाई अमल में ला रहे हैं। हम इस समय खड़े हैं शंभू बॉर्डर पर और ठीक मेरे पीछे मैं आपको दिखाना चाहूंगा भी किस तरीके से हरियाणा पुलिस के जो बैरिकेड्स हैं वो ज्यों के त्यों हैं और बकायदा बीते कई दिनों से यहाँ पर शांति का माहौल है। कुछ दिन पहले यहाँ पर आंसू गैस को गोलों की धाएं धाएं की जो आवाजें सुनाई दे रही थी वो अब थम चुकी हैं। एक रिपोर्ट दिखाएंगे जिसके जरिए आप ये जान पाएंगे कि बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में ऐसा क्या हुआ कि इसने विपक्ष के इंडिया गठबंधन की चिंताओं को बढ़ा दिया है। अब की बार 400 पार। लोकसभा की लड़ाई के लिए बीजेपी की टीम 2024 तैयार। अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। मोदी ने 400 पार के टारगेट के लिए पूरी रणनीति तैयार कर ली। नेता विपक्ष में बोलने लगे हैं, संसद में बोलने लगे हैं, 24 में 400 पार। बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल, बस ऐलान बाकी। किसका नाम कटा, किसको मौका मिला, किस पर मोदी को विश्वास। 400 पार का विश्वास कर रहा है मोदी का पूरा प्लान, जिसको देखकर विपक्ष रह जाएगा हैरान। देश में एक ही गुंज है। मैं अभी आ रहा था तो वो गुंज यहां पर भी सुनाई देती है और वो गुंज है अब की बार 400 पार। अब की बार अब हम आपको उस खबर के बारे में बताएंगे जिसकी हर घर में चर्चा हो रही है और ये एक ऐसी खबर है जिसने उन माता पिता को एक नई उम्मीद दी है जो अपनी इकलौती संतान की मृत्यु के बाद बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। उनकी जिंदगी में मायूसी छा जाती है, अंधेरा छा जाता है। मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के 21 महीने बाद अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि उनकी मां
चरण कौर 58 वर्ष की उम्र में फिर से मां बनने वाली हैं। सिद्धू मूसेवाला की हत्या 29 मई 2022 को हुई थी और वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थे और उनकी हत्या के बाद से उनकी मां चरण कौर और उनके पिता बलकौर सिंह काफी अकेले हो गए थे, बिल्कुल निराश हो गए थे। और किसी भी माता पिता के लिए अपनी इकलौती संतान को खोने से बड़ा दुख और कोई हो नहीं सकता। और सिद्धू मूसेवाला की जिस तरह से हत्या हुई और उन्हें जैसे 24 गोलियां मारी गई, उस पूरी घटना को उनके माता पिता के लिए भूल पाना बहुत ही मुश्किल काम था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कैसा जीवन जी रहे होंगे, कितनी निराशा उनके जीवन में आ गई होगी, कितना दुख उनके जीवन में होगा। लेकिन इसके बाद सिद्धू मूसेवाला की मां चरण कौर ने IVF टेक्नोलॉजी की मदद से 58 वर्ष की उम्र में फिर से मां बनने का फैसला किया और अब ऐसी खबरें हैं कि वो मार्च के महीने में अपने बच्चे को जन्म दे सकती है। हमारे देश में ऐसे न जाने कितने माता पिता हैं जो अपने जीते जी अपनी इकलौती संतान को खो देते हैं और फिर अकेले हो जाते हैं और उनका पूरा जीवन अपनी संतान के वियोग में कष्टों के साथ बीतता है। दिन रात वो ऐसा सोचते हैं कि काश उनका बेटा या उनकी बेटी उन्हें वापस मिल जाए। हम आपको ये बताएंगे कि दुनिया भर में ज्यादातर लोग खुश रहने के लिए इतने परेशान क्यों हैं और इंटरनेट पर लोग सबसे ज्यादा ये सर्च क्यों कर रहे हैं कि खुशी का मतलब क्या है और खुश रहने के लिए क्या जरूरी है। यानी सब लोग खुश रहना चाहते हैं, खुश रहने के फॉर्मूले ढूंढ रहे हैं और खुश रहने के लिए ही पूरी दुनिया परेशान है। इंटरनेट पर मिले ताजा आंकड़ों के मुताबिक इस समय दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुश रहने के लिए अक्सर चिंता और तनाव में रहते हैं और इनमें भी ऐसे लोग ज्यादा हैं जिनके पास अच्छी नौकरी है, बड़ी गाड़ी है, बड़ा घर है, जरूरत की तमाम सुख सुविधाएं हैं, पैसा है, लेकिन इन लोगों के जीवन में खुशी नहीं है। एक समय ऐसा रहा होगा जब ये सोचते होंगे कि अगर मेरे पास इतना पैसा आ जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, ये गाड़ी खरीद लूं तो खुश हो जाऊंगा, इतना बड़ा बंगला आ जाए, बैंक बैलेंस आ जाए या कोई भी उन्हें जो चीज चाहिए वो मिल जाए तो वो खुश हो जाएंगे। धीरे धीरे ये सारी चीजें उन्हें मिल जाती हैं, लेकिन तब भी खुशी नहीं आती और इसीलिए ये लोग अब इंटरनेट पर एक ही सवाल को सबसे ज्यादा सर्च करते हैं और वो सवाल ये है कि खुश रहने के लिए क्या जरूरी है और खुश कैसे रहा जाए। इससे भी बड़ी बात यह है कि जब दुनिया के ज्यादातर लोग खुश रहने के लिए इतने परेशान हैं, तब बड़ी बड़ी कंपनियों ने खुशी को ही अब एक प्रोडक्ट बना दिया है, खुशी को ही एक कमोडिटी बना दिया है और अब ये खुशी बाजारों में बिक रही है। और स्थिति यह हो गई है कि अब लोग पैसा देकर खुश रहना सीख रहे हैं और दुनिया में इस समय खुशी का उद्योग 124 लाख करोड़ रुपए का हो चुका है और इनमें भी हमारा देश भारत इस इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ा बाजार बन चुका है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि भारत में इस समय खुशी के 50 करोड़ से ज्यादा ग्राहक हैं जो खुशी को ढूंढ रहे हैं, जो खुशी को खरीदना चाहते हैं, जो तनाव में रहते हुए इतना थक चुके हैं कि अब वो खुश रहने के लिए नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं, नए नए विकल्प ढूंढ रहे हैं और इनमें भी जो विकल्प सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है वो है सोशल मीडिया का। क्या सोशल मीडिया से भी खुशी मिल सकती है? क्या सोशल मीडिया के जरिए भी खुश रहा जा सकता है? इस समय जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनका सबसे बड़ा काम आपको खुशी बेचना है और इसीलिए इंस्टाग्राम से लेकर टिकटॉक जैसे ऐप्स पर सबसे ज्यादा वो कंटेंट देखा जा रहा है जो लोगों का मनोरंजन कर सकता है और लोगों के चेहरे पर पल भर के लिए ही सही एक मुस्कान लाकर उनका मूड बदल सकता है। आपने भी कई बार नोट किया होगा, जब आप परेशान रहते हैं, तनाव में रहते हैं, उदास रहते हैं तो आप अपना फोन खोलते हैं और इंटरनेट पर उसके बाद रील्स या वीडियोस देखना शुरू कर देते हैं और आप भी घंटों ये रील्स इसलिए देखते हैं क्योंकि आप खुशी ढूंढ रहे हैं और आप स्ट्रेस से, तनाव से और तरह तरह की चिंताओं से कुछ देर के लिए अपने आप को बाहर निकालना चाहते हैं, थोड़ी देर के लिए सब भूल जाना चाहते हैं और अपने मोबाइल फोन में डूब जाना चाहते हैं। और आज का कड़वा सच ये है कि अब लोग खुश रहने के लिए ही सबसे ज्यादा परेशान हैं और इस परेशानी का एक बड़ा कारण है थकावट। आप थक चुके हैं। अमेरिका की मशहूर टाइम मैगजीन ने हाल ही में लोगों के इस बदलते व्यवहार और स्वभाव का अध्ययन किया और यह बताया कि मौजूदा युग थकावट का युग है जिसमें हमारी नई पीढ़ी
तनाव से और स्ट्रेस से, चिंताओं से इतनी घिरी हुई है कि खुद को इतना थका हुआ महसूस करती है कि ये नई पीढ़ी अब वो सब कुछ करना चाहती है जिससे तनाव को कम किया जा सके, जिससे इस थकावट को कम किया जा सके। भारत रत्न से सम्मानित देश की सबसे लोकप्रिय गायिका लता मंगेशकर के पास उनके जीवन में सब कुछ था, लेकिन क्या आपको पता है कि वो इतनी सफल होने के बाद भी अक्सर ये कहा करती थी कि अगले जन्म में वो लता मंगेशकर नहीं बनना चाहती, क्योंकि दुनिया ने तो उनके आसपास की चकाचौंध को देखा है, उनके स्टारडम को देखा है, उनकी शोहरत को देखा है, उनके पैसे को देखा है, उनके स्टेटस को देखा है, उनकी सफलता को देखा है, लेकिन उस सफलता के पीछे उस कितने दुख हैं, कितना अंधेरा है, वो नहीं देखा। उस सफलता में उन्हें उस खुशी की अनुभूति नहीं हुई जो खुशी वो अगले जन्म में एक साधारण महिला लता बनकर हासिल करना चाहती है। और यहां बात सिर्फ लता मंगेशकर की नहीं है। लता मंगेशकर तो वो कहती थी कि अब अगले जन्म में वो लता मंगेशकर नहीं, लता बनना चाहती है। में हम आजकल आपका जो परिचय है वो ऐसे नए क्रिकेट खिलाड़ियों के साथ करवा रहे हैं जिन्होंने हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम में डेब्यू किया है। और ये वो खिलाड़ी हैं जो भारत के छोटे छोटे गांवों से आते हैं, शहरों से आते हैं, ऐसे परिवारों से आते हैं जहां उन्हें क्रिकेट खिलाड़ी बनने के लिए बचपन से ही बहुत संघर्ष करना पड़ा। बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं बहुत गरीब परिवारों से आए हैं, संघर्ष के बाद, बहुत लंबे संघर्ष के बाद यहां पर आए हैं। और इन खिलाड़ियों का संघर्ष तो है ही, इन खिलाड़ियों के माता पिता का भी उतना ही संघर्ष रहा है इन्हें यहां तक पहुंचाने में। आपने देखा होगा, हमने सरफराज खान के पिता का इंटरव्यू आपको दिखाया था, उसके बाद हमने ध्रुव जुरैल के पिता से भी बात की थी। और एक और खिलाड़ी हैं जिनके बारे में आजकल बहुत चर्चा है और उनका नाम है आकाशदीप, जो भारतीय टेस्ट टीम में फास्ट बॉलर हैं और इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट में अभी 23 फरवरी को ही उन्होंने डेब्यू किया है। और आकाशदीप ने अपने पहले ही मैच में 51 रन देकर 3 विकेट लिए थे। आकाशदीप की चर्चा पूरे देश में हो रही है, वो अब एक उभरते हुए स्टार हैं। और आज हम आपकी मुलाकात आकाशदीप की मां से करवाएंगे। उनका नाम है लाडूमा देवी और बिहार के सासाराम के पास एक छोटा सा गांव है जिसे कहते हैं बड्डी गांव। बड्डी गांव में आकाशदीप का घर है और वहीं से आकाशदीप की जो माताजी हैं, जो मां हैं लाडूमा देवी, वो इस समय हमारे साथ जुड़ रही हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है लाडूमा जी। और मैं देख रहा था जिस दिन आकाशदीप ने अपना पहला मैच खेला, आप भी स्टेडियम में मौजूद थी और आप अपने बेटे को टेस्ट टीम का जो कैप मिलता है वो लेते हुए देख रही थी। उस दिन क्या भावनाएं थी आपकी, कैसा लग रहा था अपने बेटे को क्रिकेट के मैदान के बीचों बीच भारत की टीम में खेलता हुआ देखकर? मतलब शुरू से उसका क्रिकेट में दिलचस्पी था, यहाँ क्रिकेट खेल रहा था, मतलब दूर दूर जाकर चुटिया नौहाटा जैसे जितना गांव जवार है वहाँ वहाँ भी जाता, बहुत दूर दूर जाता था गांव में आकाश। और यहाँ खेल कर दिल्ली गया मेरे दामाद के साथ, दिल्ली रहा, मतलब 6 महीना रहा। वहाँ से वैभव का फोन आया कि बंगाल से ही क्रिकेटर बनते हैं। मुझे लगता है कि अगर वो होते आज इस दुनिया में तो आपके साथ आज वो भी ये इंटरव्यू देख, आपके साथ बैठकर वो भी इंटरव्यू दे रहे होते, मैं आप दोनों का इंटरव्यू कर रहा होता। आज आप मिस कर रहे हैं उनको? साथ में बैठकर हम और आकाश के पिताजी इंटरव्यू देते। आज उनके न रहने से मेरा बहुत मतलब मिस हो रहा है। हमने ये भी देखा लाडूमा जी की आकाशदीप की जो संघर्ष की कहानी है वो बड़ी लंबी है और आकाशदीप को आपने बहुत संघर्षों के बाद यहां तक पहुंचाया है। तो देखिए, खिलाड़ी की जीवनी तो अब आकाशदीप खुद एक बड़ा स्टार है, सितारा बन गया है, सारा देश उनके बारे में जानता है, उनके खेल को देख रहा है। लेकिन हर बड़े सितारे के पीछे, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, उनके माता पिता का एक लंबा संघर्ष होता है। आपका कैसा ये संघर्ष रहा, वो कहानी हम चाहते हैं आज आप पूरे देश को बताएं। मतलब आकाशदीप क्रिकेट में चला गया तो सब लड़कों के अंदर होड़ समा रहा है कि हम भी खेलेंगे तो आगे बढ़ेंगे, आकाश जैसा बनेंगे। सब लड़का क्रिकेट कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं।
सब में होड़ समा गया। यही चौक पर खेलता है सब लड़का, बैट वाला भरता रहता है। अब हम आपको भारत की उस समुद्र शक्ति के बारे में बताएंगे जिसकी पूरी दुनिया में आज चर्चा हो रही है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक बहुत बड़ा युद्ध अभ्यास हुआ जिसे मिलन कहते हैं, और इस युद्ध अभ्यास में 50 से ज्यादा देशों की नौसेनाओं ने हिस्सा लिया, और इस दौरान इन सभी देशों की नौसेनाएं भारत के आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य की ताकत को देखकर हैरान थी। और ये मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं जिन्होंने पहली बार इस युद्ध अभ्यास में हिस्सा लिया है, और इनकी तस्वीरें देखकर आज आप हैरान रह जाएंगे। इतनी शानदार तस्वीरें आज हम आपको दिखाने वाले हैं। इन शानदार और भव्य तस्वीरों में आप देख पाएंगे आईएनएस विक्रांत 262 मीटर लंबा और 62 मीटर चौड़ा है, और यह इतना विशाल है कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर एक साथ 30 से ज्यादा फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स तैनात हो सकते हैं, और इस पर भारतीय नौसेना के 1700 नौसैनिकों को भी तैनात किया जा सकता है एक बार में। जबकि आईएनएस विक्रमादित्य इससे भी बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसे फ्लोटिंग सिटी यानी एक तैरता हुआ शहर कहा जाता है, और यह इतना विशाल है कि इसमें फुटबॉल के 3 स्टेडियम समा सकते हैं। और अब आप बंगाल की खाड़ी से नए भारत की इस नई समुद्र शक्ति पर हमारी ये विशेष और भव्य रिपोर्ट देखिए। में ठीक पीछे जो आप हेलीकॉप्टर देख रहे हैं उसी में सवार होके हम जाएंगे आईएनएस विक्रम आदित्य पे, जो एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, और वहां पर किस तरीके से नेवल एयर ऑपरेशंस होते हैं। लगभग आधे घंटे के सफर के बाद अब हम आईएनएस विक्रम आदित्य पर पहुंच चुके हैं, और इस वक्त हम बे ऑफ बंगाल में हैं, और ये जो जगह है वो लगभग 90 किलोमीटर दूर है विशाखापट्टनम पोर्ट से, और आईएनएस विक्रमादित्य पर इस वक्त नेवल ऑपरेशन होने वाले हैं।